फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। हमारे आसपास फ्रेंड्स बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, या तो वो फिजिकल होते हैं या वो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम ये दोनों ही चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। आपको कोई भी चेंज दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा वेदर इट इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। तो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और फिजिकल और केमिकल चेंजेस को समझ लेते हैं। पहले देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल चेंज, देन वी विल लर्न अबाउट केमिकल चेंज। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन और लास्ट में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। So let's start with the first topic and understand what is physical change. When a substance undergoes a change in its physical properties, it is called as a physical change. तो फ्रेंड्स, जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है फ्रेंड्स? जैसे कि उसकी शेप चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, या उसकी स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन स्टेट्स में उसके चेंजेस आ जाएं। इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक फिजिकल चेंज है। फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है क्ले। जब हम क्ले से खेलते हैं तो हम उसको अलग अलग शेप देते हैं, बट जो क्ले है वो क्ले ही रहती है। उसमें चेंजेस हो रहे हैं क्ले में, पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं। जो सब्सटेंस है क्ले, वो क्ले ही रहता है। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे कि उसकी शेप चेंज हो गई, साइज, कलर, या उसका स्टेट चेंज हो गया, बट सब्सटेंस वही सब्सटेंस रहता है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। देखिए, अगर हम आइस लें और उसको थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर से बाहर छोड़ दें, तो वो मेल्ट हो जाती है, वो पानी बन जाती है। पहले भी वो पानी ही थी, वो सॉलिड स्टेट में थी, बर्फ सॉलिड स्टेट में थी, और अब वो लिक्विड स्टेट में हो गई है। तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है, बस पानी पानी ही रहा। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस। Next point is that during a physical change, no new substance is created even if the initial and final substance appear different. Friends, physical change में कोई भी नया substance create नहीं होता। चाहे हमें जो पहले substance था और जो वो बाद में substance बन गया, initial और final substance देखने में उनकी appearance जो है वो अलग अलग ही क्यों ना हो। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देती हूं। A block of wood feel rough, but rubbing the wood with sandpaper smooths the surface. फ्रेंड्स, आप एक वुड का ब्लॉक लीजिए, उसे फील करिए, आपको वो रफ फील होगा, बट उसी वुडन ब्लॉक को जब आप सैंड पेपर से रब कर देंगे, घिस देंगे, तो जो वो वुड है वो उसकी सरफेस काफी स्मूथ हो जाएगी, राइट? तो फ्रेंड्स, सैंड पेपर से रब करने के बाद जो वुड आपको दिखाई दे रही है, उसकी अपीयरेंस अलग दिखाई देगी। जैसे वो वुड पहले दिखाई दे रही थी, उससे अब बहुत अलग दिखाई देगी। बट जो वुड है वो तो वुड ही रही ना, पहले भी वुड थी, अभी भी वुड है, बस उसकी अपीयरेंस में थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये चेंज में क्या है? ये फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नो न्यू सब्सटेंस इज क्रिएटेड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, स्पेशली इफ इट इज अ स्टेट चेंज। फ्रेंड्स, दूसरी चीज जो हमें समझने में हेल्प करती है कि कोई पर्टिकुलर चेंज फिजिकल चेंज है या नहीं,
वो है कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, स्पेशली अगर वो उसकी स्टेट में कोई चेंज हो रहा है तो। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू फ्रीज वाटर इनटू एन आइस क्यूब, यू कैन मेल्ट इट इनटू द वाटर अगेन। तो फ्रेंड्स, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो वो आइस क्यूब यानी बर्फ बन जाता है, और जब हम आइस क्यूब को बाहर छोड़ दें तो वो फिर से पानी बन जाता है। तो ये जो चेंज है वो ये रिवर्सिबल चेंज है। तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज जो हमें जज करने में हेल्प करती है कि भाई कोई पर्टिकुलर चेंज फिजिकल चेंज है या नहीं, वो ये है कि जो वो चेंज होगा वो जनरली रिवर्सिबल चेंज होगा। Let's see some more examples of physical change. Melting an ice cube, ये तो हमने समझ ही लिया है. Then we have boiling water. Another example is mixing sand and water. Breaking a glass. Yes friends, अगर कोई ग्लास जब हमसे टूट जाता है तो जो ग्लास है वो जब भी ग्लास ही रहता है, सिर्फ उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, राइट? सो ब्रेकिंग अ ग्लास इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वी हैव डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर. फ्रेंड्स, जब हम पानी में शुगर यानी चीनी घोलते हैं तो वो घुल जाती है. अगर आप अब इस घुली हुए पानी को जिसमें शुगर घुली हुई है, उस शुगर वाटर को बॉयल करें तो क्या होगा? वो जो वाटर है वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सारा पानी उड़ जाएगा और सिर्फ बच जाएगा नीचे क्रिस्टलाइज शुगर. ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर. नेक्स्ट वी हैव श्रेडिंग पेपर. देन मिक्सिंग वाटर एंड ऑयल, ये भी फिजिकल चेंज है. फिर है हमारे पास क्रम्पलिंग अ पेपर, एंड देन वी हैव चॉपिंग वुड. तो फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं. तो फ्रेंड्स, दो चीजें हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में कि कोई भी चेंज फिजिकल चेंज है या नहीं. एक तो ये होता है कि भाई वो जो चेंज है वो रिवर्सिबल होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर हमने देखा मेल्टिंग एन आइस क्यूब एक रिवर्सिबल चेंज है, बॉइलिंग वाटर भी एक रिवर्सिबल चेंज है, देन मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर, मिक्सिंग वाटर एंड ऑयल, ये सभी क्या है? ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं. तो इसलिए भी एक ही हमें इससे समझ में आ जाता है जल्दी से कि हाँ भाई ये एक फिजिकल चेंज है. और फिर दूसरा हिंट फ्रेंड्स आपके लिए ये हो सकता है कि भाई कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए उसमें. जैसे कि ब्रेकिंग अ ग्लास हो गया, इसमें कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं हो रहा. इसी तरह से श्रेडिंग पेपर, क्रम्पलिंग अ पेपर या चॉपिंग वुड, इन सभी में कोई भी नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता, राइट? तो इसलिए ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, ये सभी फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं. और मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द गिवन change is a physical change or not. अब हम नेक्स्ट चेंज की बात करेंगे जो है केमिकल चेंज. फ्रेंड्स, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है. सो व्हाट इज केमिकल चेंज? When a substance undergoes a change in its chemical properties, it is called chemical change. तो फ्रेंड्स, जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो वो चेंज कहलाता है केमिकल चेंज. अब कई बुक्स में फ्रेंड्स आपको ये वाली डेफिनेशन भी दी हुई होती है. वो कह रही है अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. तो फ्रेंड्स, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं. तो ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा हो, उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज. तो फ्रेंड्स, दोनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल ठीक हैं. आपकी बुक में हो सकता है ऊपर वाली डेफिनेशन दी हो या हो सकता है नीचे वाली डेफिनेशन दी हो. दोनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केमिकल चेंज में सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है और उस वजह से नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया केमिकल चेंज को रिकॉग्नाइज करने का यही है कि उसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. हो सकता है कि एक ही नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस भी फॉर्म हो सकते हैं. तो इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकॉग्नाइज करने के लिए वेदर अ गिवन चेंज इज अ केमिकल चेंज और नॉट. And this makes chemical changes very important in our lives because
All new substances are formed as a result of chemical changes. और फ्रेंड्स केमिकल चेंज का यही रीजन कि भाई उसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं उसको हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी हम नए सब्सटेंसेस हमारे लिए बन रहे हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही बनते हैं. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. Useful materials like plastics and detergents are produced by chemical reactions. तो फ्रेंड्स देखिए हम प्लास्टिक्स को बहुत यूज करते हैं, हमारे लिए इट्स अ वेरी यूजफुल मटेरियल प्लास्टिक. इसी तरह से डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, ये भी बहुत यूजफुल है हमारे लिए. और ये बनते कैसे हैं? बाय केमिकल रिएक्शंस ओनली. इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम मेडिसिन की बात करें, अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो फ्रेंड्स जो दवाइयां हम खाते हैं वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही बन पाती हैं. तो इसलिए जितनी ये देखिए ये जितने हमने मटेरियल्स देख रहे हैं और दवाइयां हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, ये सभी बनती हैं बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस. Next point is a chemical change is a permanent change and cannot be reversed. फ्रेंड्स जो दूसरा पॉइंट हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई वो चेंज केमिकल चेंज है या नहीं, वो ये है फ्रेंड्स कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते. फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ा कि वो रिवर्सिबल होते हैं, बट दीज केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एग्जाम्पल्स लाइक डाइजेशन ऑफ फूड. फ्रेंड्स जो खाना हमने खा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, वो दोबारा से खाना नहीं बन सकता. इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट. इसी तरह से रॉटिंग ऑफ फूड व्हेन लेफ्ट आउटसाइड. अगर कुछ खाना खराब हो गया है, हमने बाहर छोड़ दिया है, वो खाना खराब हो गया है फ्रेंड्स, तो वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स क्या है? ये रिवर्सिबल नहीं है एंड दस दे आर केमिकल चेंजेस. फ्रेंड्स जो तीसरी चीज है जो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि भाई वो चेंज केमिकल चेंज है या नहीं, वो क्या है? केमिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा और फॉर्मेशन ऑफ गैस. तो फ्रेंड्स तीसरी चीज ये है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें यूजुअली एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब वो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी उसमें हो सकता है कि गर्मी निकले, या वो लाइट एनर्जी भी हो सकती है, या वो साउंड एनर्जी भी हो सकती है, या हो सकता है कि उसमें गैस फॉर्म हुए. तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई केमिकल चेंज है या नहीं. फ्रेंड्स इसके मैं आपको अभी आगे एग्जांपल्स दूंगी जब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इस पॉइंट को समझने के लिए. अब फ्रेंड्स एक क्लासिक एग्जांपल जो केमिकल चेंज का है हमारे पास वो है मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स आप खुद भी कर सकते हैं. आप विनेगर लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए. आप जैसे ही फ्रेंड्स उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा? बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे. यस एकदम से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे. वो बबल्स क्या हैं? वो है फॉर्मेशन ऑफ गैस. कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और इसके अलावा फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस भी बनते हैं. तो कौन से न्यू सब्सटेंस क्रिएट होंगे? सोडियम एसीटेट यानी सॉल्ट प्लस वाटर. तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर सॉल्ट बन रहा है. क्या आप बता सकते हैं कि सॉल्ट क्यों बन रहा है? यस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है. तो यहां पर विनेगर जो एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा जो एक बेस है, जब ये दोनों मिले तो नया सब्सटेंस सॉल्ट बना और उसके साथ वाटर भी बनता है. तो फ्रेंड्स देखिए ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इधर एक केमिकल चेंज हो रहा है और इसे इक्वेशन फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं. और एक बात और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने विनेगर का, बेकिंग सोडा का, इनके केमिकल नेम्स लिखे हैं. ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये आ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में. तो विनेगर का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट. और जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस.
Let's see one more example. Burning of thin strip of magnesium produces white light and magnesium oxide is formed. फ्रेंड्स, अगर हम मैग्नीशियम का एक रिबन ले और उसे हम जला दें तो उसमें से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होएगी। अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो उसमें से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको फ्रेंड्स हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, Mg दैट इज मैग्नीशियम प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम बर्न हो रही है तो वो ऑक्सीजन लेगी, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। अब फ्रेंड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये जो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, अगर हम इसे पानी में डाल दें तो एक और केमिकल चेंज होगा और प्रोड्यूस क्या होगा, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इक्वेशन फॉर्म में हम इसे लिखेंगे MgO प्लस H2O दैट इज वाटर गिव्स अस MgOH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Now friends, let me give you some more examples of chemical change. Formation of medicines, extracting of iron from the iron ore. तो फ्रेंड्स, जब हम आयरन को आयरन ओर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं, जब भी वो आयरन एक्सट्रैक्ट हो पाता है। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, ये तो हमने अभी पहले पढ़ा ही था। देन बॉइलिंग एन एग, yes friends, boiling of an egg is also a chemical change because it cannot be reversed. Then mixing acid and base, ये तो फ्रेंड्स हमें पता ही है कि जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो एक नया सब्सटेंस सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। फिर है बेकिंग ऑफ अ केक, सारिंग मिल्क, फॉर्मिंग ऑफ कर्ड, बर्निंग वुड एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमने स्टार्टिंग में समझा ही था। तो फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये याद रखना है कि इन चेंजेस में एक तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और मोस्टली ये जो चेंजेस होते हैं ये परमानेंट चेंज होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होते। Chemical change is accompanied by any one or all of the following. फ्रेंड्स, जब केमिकल चेंज होता है तो उसके साथ साथ, देखिए ये मैं आपको 4 पॉइंट्स दिखा रही हूं, उसके साथ इन चारों में से एक चीज भी हो सकती है, 2 चीज भी हो सकती है, हो सकता है कि चारों ही चीजें हो जाएं। जैसे कि पहला है प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड साउंड, चेंज इन द कलर और स्मेल, और फॉर्मेशन ऑफ अ गैस और प्रेसिपिटेट। तो फ्रेंड्स, केमिकल चेंज के साथ इन चारों में से कोई एक या 2 या 3 या हो सकता है चारों ही हों। तो आइए इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो पहले फ्रेंड्स हम एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट का। देखिए ये तो काफी सिंपल है, हम कोई भी चीज जलाएंगे फ्रेंड्स तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है और उसके साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है। आप चाहे वुड जला लें चाहे पेपर जला लें। सो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ बर्निंग ऑफ वुड का। कोई भी चीज आप बर्न करेंगे तो उसके साथ हीट प्रोड्यूस होगी। जो नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका क्या एग्जाम्पल होगा फ्रेंड्स? इसका एग्जाम्पल है इंस्टेंट कोल्ड पैक्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी विच रिजल्ट्स इन कूलिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये इंस्टेंट कोल्ड पैक्स होते हैं, तो जो ये बाजार में आसानी से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर केमिकल चेंज स्टार्ट होता है जिसकी वजह से हमें कूल फील होता है। इट रिजल्ट्स इन कूलिंग। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड साउंड। तो इसका तो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन ऑफ लाइट का तो एग्जांपल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, ये हमने समझ ही लिया है। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड।
फ्रेंड्स, इसका तो आपको पता ही है एग्जाम्पल। जब भी हम कोई भी फायर क्रैकर बर्न करते हैं तो उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और गैस भी प्रोड्यूस होती है ना। तो ये भी एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड साउंड का। नाउ थर्ड वन इज चेंज इन द कलर और स्मेल। तो फ्रेंड्स, तो ऐसा कौन सा केमिकल चेंज है जिसमें या तो कलर भी चेंज हो जाता है या स्मेल भी आती है? सोचिए, ऐसा कौन सा केमिकल चेंज होगा? यस फ्रेंड्स, raw fruits and vegetables when cut and left in open air start acquiring brown color and unpleasant smell due to a chemical change. फ्रेंड्स, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाहर छोड़ देते हैं 2-3 दिन के लिए तो देखिए वो ऐसे खराब होने शुरू हो जाते हैं, उनका कलर भी चेंज हो जाता है, वो ब्राउन सा कलर आने लग जाता है ना उनमें, और उनमें से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है, अनप्लेजेंट स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमने उन्हें बाहर छोड़ा तो उसमें केमिकल चेंज होने शुरू हो गए। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी और बढ़िया एग्जाम्पल है चेंज इन कलर और स्मेल का। Now next one is the iron reacts with oxygen in the air. The reaction produces iron oxide. As a result, the nail develops a reddish brown rust. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल चेंज इन कलर का है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वहां पर पानी भी हो तो जो आयरन होता है वो रस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स जो आयरन होता है वो रस्ट हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, रेडिश ब्राउन सा हमें दिखता है ना ऐसा, ये क्या होता है? ये जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो उसमें देखिए कि कलर चेंज हो गया, आयरन का जो कलर था वो चेंज हो गया इस केमिकल रिएक्शन में। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। Rotten eggs often produce a bad odor due to production of sulfur. तो फ्रेंड्स ये किस चीज का एग्जाम्पल है? चेंज इन स्मेल का। तो देखिए क्या होता है कि जब हम अगर अंडों को कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो वो जो अंडे होते हैं वो सड़ जाते हैं और उनमें से बहुत गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी फ्रेंड्स एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का जिसमें चेंज इन स्मेल होता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स फॉर्मेशन ऑफ अ गैस और प्रेसिपिटेट। तो ऐसा कौन सा केमिकल चेंज है जिसमें गैस फॉर्म होती है? लेट मी टेल यू। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर। इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो देखिए ऊपर यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में मैंने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लिया है। जैसे ही हम इन्हें मिक्स करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। वो गैस होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बट फ्रेंड्स ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये हम कैसे प्रूव करें? तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ये पाइप लगा दिया है। ये पाइप इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में जा रहा है। तो इस पाइप के थ्रू वहां पर पहली टेस्ट ट्यूब से जो गैस फॉर्म हुई थी वो इस सेकंड टेस्ट ट्यूब में आ रही है। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब में फ्रेंड्स इधर ये लाइम वाटर है और ये जो लाइम वाटर है ना ये क्लासिक टेस्ट है ये चीज टेस्ट करने के लिए कि भाई वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही वो पहली टेस्ट ट्यूब से वो गैस इधर लाइम वाटर में आएगी तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अ गैस का इस केमिकल चेंज में। अब फ्रेंड्स देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल। सबसे पहले तो आपको प्रेसिपिटेट का मतलब पता होना चाहिए। देखिए जब दो लिक्विड का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उनमें एक ये सॉलिड कुछ ऐसा सॉलिड फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं कि ये प्रेसिपिटेट है, ये नीचे ये एक सॉलिड फॉर्म है। तो दो लिक्विड सॉल्यूशन के केमिकल रिएक्शन की वजह से ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब फ्रेंड्स हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करते हैं
तो प्रोड्यूस होता है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स इधर ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड फॉर्म होती है जो ऐसे नीचे बैठ जाती है, जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं ना, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का होगा और ये नीचे बैठ जाएगा, तो ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। अब फ्रेंड्स आइए रस्टिंग ऑफ आयरन को हम डिटेल में समझ लेते हैं। When the iron comes in contact with oxygen and water, reacts and forms a red colored substance over it. It is called rust. तो फ्रेंड्स जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एक रेडिश ब्राउन सी चीज फॉर्म हो जाती है आयरन पर। देखिए जैसे कि यहाँ आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रस्ट यानी जंग। इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आयरन दैट इज Fe plus oxygen that is O2 from the air plus water that is H2O gives rust which is iron oxide Fe2O3। तो ये फ्रेंड्स ये हमने देखा कि जब आयरन ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो बनता है रस्ट विच इज आयरन ऑक्साइड। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, for rusting, the presence of both oxygen and water or water vapor in air is essential. फ्रेंड्स रस्टिंग जब भी होगी जब ये दोनों चीजें भी होंगी, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और पानी भी होना चाहिए, चाहे वो पानी वाटर वेपर की फॉर्म में हो, तो ये दोनों चीजें होंगी जब भी रस्टिंग होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। हमारे घरों में ये आयरन यानी लोहे के दरवाजे भी होते हैं, लोहे की हम ग्रिल्स भी बनवाते हैं घरों में, तो अगर उनमें रस्ट हो जाए तो ये काफी हमारे लिए इट विल बी अ ग्रेट इकोनॉमिकल लॉस फॉर अस। तो क्वेश्चन ये उठता है, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, हम आयरन की रस्टिंग होने से कैसे बचाएं। तो उसके लिए फ्रेंड्स जरूरी यही है कि हमें आयरन को बचाना है कि भाई वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका ये हम यूज करते हैं अपने घरों में, हम क्या करते हैं, हम आयरन पर पेंट करवा देते हैं, हम दरवाजों पर और ग्रिल्स पर पेंट करवा देते हैं, जिससे कि वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में नहीं आता, राइट। Another way is galvanization of iron. It is the process of applying a layer of metal like zinc or chromium on the iron. अब फ्रेंड्स दूसरा तरीका ये है कि हम आयरन पर जिंक या क्रोमियम की लेयर चढ़ा दें, हम इनकी कोटिंग कर दें आयरन पर, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। इसका फ्रेंड्स एग्जाम्पल भी देती हूं मैं आपको। देखिए जब नए घर बनते हैं ना, तो उनमें आयरन पाइप्स यूज करे जाते हैं, स्पेशली जो वाटर पाइप्स होते हैं वो आयरन पाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स उन पर क्या होता है, उन पर ये जिंक या क्रोमियम की लेयर ही चढ़ाई जाती है, तो उन पे गैल्वेनाइज करा जाता है उनको टू प्रिवेंट रस्टिंग, इसीलिए उनमें रस्टिंग नहीं होती है। We can also use stainless steel wherever possible which do not rust. इसके अलावा फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं, जहां जहां पॉसिबल है स्टेनलेस स्टील यूज करना, हम आयरन की जगह वहां स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील फ्रेंड्स रस्ट नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है फ्रेंड्स, ये बनता है आयरन को कार्बन और ये इन सब मेटल्स के साथ मिक्स करने से स्टेनलेस स्टील बनता है, और इसकी खूबी यही होती है कि इसमें जंग नहीं लगता। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने वे सीखे हैं कि हम किस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। Now our next important topic is crystallization. So what is crystallization?
It is a process of obtaining crystals of a pure substance from its solution. तो फ्रेंड्स, जब हम किसी सॉल्यूशन में से उसमें जो सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ होता है उसके क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करें, उसके क्रिस्टल्स को निकाल पाएं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. और फ्रेंड्स, ये एक फिजिकल चेंज होता है क्रिस्टलाइजेशन. ये फिजिकल चेंज क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा. जो सब्सटेंस पहले पानी में डिसॉल्व था वो क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है. तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हुई है. तो फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइजेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो है शुगर सॉल्यूशन. अगर हम सॉल्यूशन को उसको बॉयल करें तो क्या होगा, जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे बच जाएंगे शुगर क्रिस्टल्स. फ्रेंड्स, इधर देखिए, ये है वो शुगर क्रिस्टल्स जिसे हम हिंदी में मिश्री कहते हैं. ये हमारे घर में कई बार यूज भी करी जाती है मिश्री. फ्रेंड्स, इट इज एन अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर. और ये बनती कैसे है? जब हम शुगर केन को इवेपोरेट करते हैं तो ये मिश्री यानी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ शुगर हमें मिलती है. और फ्रेंड्स, क्योंकि ये अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर है, ये बहुत हेल्दी होती है हमारे लिए. और जो वो व्हाइट शुगर हम जो यूजुअली यूज करते हैं घरों में, वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर है, इसलिए उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता. इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मिश्री यूज करें घर में, बिकॉज इट इज हेल्दी देन द व्हाइट शुगर. एक और एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन का देती हूँ. क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन.